एक बहुत बड़ा मोमेंट जो हम सबको याद है वो तब आया था जब हमें पता चला कि नारुतो और सस्के असल में अशूरा और इंड्रा ओत्सुत्सुकी के पुनर्जन्म हैं। ये एक इंटरेस्टिंग प्लॉट था। नारुतो का 6 पाथ्स सेज मोड और सस्के का रिनिगन देखने में तो बेहद कूल थे, लेकिन सच कहें तो वो थोड़ा सा प्लॉट आर्मर जैसे लगते थे। कुछ वैसा ही जैसे ड्रैगन बॉल में गोकू हर कुछ एपिसोड्स में नया ट्रांसफॉर्मेशन ले आता है। फिर भी इस कॉन्सेप्ट ने नारुतो की कहानी में एक बहुत गहरी बात इंट्रोड्यूस की कि किसी इंसान की भावना, उसकी इच्छा और उसका विल इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो चाक्रा के जरिए पीढ़ियों तक आगे बढ़ जाए और आने वाली जनरेशन के इंसान को अपने जैसा बना दे। हमने ये अशूरा और इंड्रा के साथ देखा, टोनेरी और हमूरा का कनेक्शन। लेकिन मेरी एक मजबूत थियोरी है, टोनेरी ओत्सुत्सुकी असल में हमूरा ओत्सुत्सुकी का पुनर्जन्म है। पूरी द लास्ट मूवी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हमूरा की इच्छा को समझना चाहता है, और उसी मूवी में हमें एक ऐसा ओत्सुत्सुकी देखने को मिलता है जो सच में अच्छा था। हगोरोमो और हमूरा के बाद पहला जेन्युइनली गुड ओत्सुत्सुकी। हमूरा की इच्छा टोनेरी तक पहुंची, लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ इच्छा ही पहुंची थी या उससे भी ज्यादा कुछ? टेंसेगान और 6 पाथ्स पावर टोनेरी के पास एक अजीब ताकत थी, टेंसेगान, जिसे सीधे तौर पर हमूरा से जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, टोनेरी ने 6 पाथ्स जैसी अवस्था में भी प्रवेश किया और ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स का इस्तेमाल किया, और ये ऑर्ब्स सिर्फ उन्हीं लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिनके पास 6 पाथ्स चक्रा हो। अब ये चक्रा मिलने के 2 ही तरीके होते हैं, एक या तो आप किसी ऐसे इंसान से जुड़े हो जिसके पास ये शक्ति हो दो, या फिर आप खुद टेंटेल्स जिनचुरी की बने। टोनेरी दूसरा नहीं था, तो पहला ऑप्शन ही बचता है। इसी वजह से मुझे लगा कि टोनेरी हामुरा का सच्चा पुनर्जन्म था, रीइंकार्नेशन की बड़ी थ्योरी। और यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर इंद्र और अशुरा के अलावा टोनेरी भी रीइंकार्नेट हो सकता है तो क्या और भी लोग हो सकते हैं? और फिर एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या नारुतो खुद हगोरोमो ओत्सुत्सुकी का पुनर्जन्म हो सकता है? क्रंच एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। एक छोटी सी बात, हमारे सिर्फ 25% व्यूअर्स ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक बार चेक कर लीजिए कि आप सब्सक्राइब हैं या नहीं। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। नारुतो का जन्म। मिनाटो पूरी ताकत से कुरामा को सील में रोकने की कोशिश कर रहा था। कुरामा बुरी तरह बेकाबू था, सील तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्चे के जन्म के बीच में अचानक कुरामा शांत हो गया। ये बात मिनाटो को अजीब लगी। वो सील अभी बंद नहीं कर सकता था, फिर भी कुरामा बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था। मिनाटो यही सोचता रह गया, आखिर ऐसा क्यों? रात में जब चांद कोनोहा पर चमक रहा था, एक बच्चे की रोने की आवाज गूंजी। डिलीवरी संभाल रही बिवाको बच्चे को साफ करने के लिए उठाती है, लेकिन तभी वो चौंक जाती है। इतना छोटा बच्चा और उसके शरीर पर निशान, ये बर्थ मार्क्स जैसे नहीं थे। ये निशान बहुत ज्यादा परफेक्ट थे। बच्चे की पीठ पर कंधों के बीच एक गोल चिन्ह था जिसके अंदर कई रिंग्स बने हुए थे, और उसके ठीक नीचे 9 मगातामा 3x3 के पैटर्न में सजे हुए। इतना ही नहीं, उसकी छाती पर कॉलर बोन्स के पास दोनों तरफ 6 मगातामा और थे, 3-3 हर तरफ। बिवाको समझ ही नहीं पाई ये सब क्या था। नारुतो और जोर से रोने लगा। वो उसे माँ को सौंपने ही वाली थी, लेकिन तभी किस्मत ने दखल दिया। ओबिटो बच्चे को अपनी बाहों में उठा लेता है। कुछ ही पलों बाद मिनाटो किसी तरह बच्चे को वापस ले आता है, लेकिन उसी कीमत पर वो कुशीना को खो देता है। इसके बाद नारुतो के जन्म की कहानी लगभग वैसी ही रहती है जैसी हम जानते हैं। कुरामा पूरी तरह आजाद हो जाता है, उसके माता पिता अपनी जान गंवा देते हैं, और आखिरकार 9 टेल्स को नारुतो के अंदर सील कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद जब नारुतो अस्पताल में आराम कर रहा होता है, तभी उसकी असली अहमियत सामने आने लगती है। मेडिकल निंजास जब उसकी जांच करते हैं तो उनके सामने फिर वही अजीब निशान आते हैं। बच्चा पूरी तरह हेल्थी था, चौकरा भी स्टेबल था, लेकिन जब वो पहली बार शांति से आंखें खोलता है तो सब दंग रह जाते हैं। उसकी आंखों में लहरों जैसी रिपल पैटर्न दिखाई देती है। उसी पल सबको समझ आ जाता है कि ये क्या हो सकता है। तुरंत होकागे को बुलाया जाता है। 3rd होकागे खुद आकर नारुतो की आंखों और शरीर के निशान देखते हैं, और उसी पल उन्हें पूरा यकीन हो जाता है, ये बच्चा सेज ऑफ 6 पाथ्स का पुनर्जन्म है। उसके बाद नारुतो को सीधे होकागे के निवास स्थान पर ले जाया जाता है। वहीं उसकी देखभाल होती है, वहीं वो बड़ा होता है। नारुतो की परवरिश बिना अकेलेपन के नारुतो ने कभी ये दर्द नहीं जाना कि प्यार न मिलना क्या होता है, क्योंकि शुरू से ही हिरुजेन ने उसे अपनापन दिया। वो अपने चाचा असुमा को जानता था, छोटे कोनोहामारू के साथ खेलता था, उसके पास परिवार था। भले ही वो अपने असली माता पिता को नहीं जानता था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसे ऐसे इंसानों के हाथों में छोड़ा गया था जो उसके लिए परिवार जैसे थे। एक अलग तरह का जीनियस नारुतो को सबसे अच्छे टीचर्स मिले, सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग मिली। वो बहुत तेजी से सीखता था, लेकिन महल की दीवारों के अंदर की जिंदगी उसे पूरी नहीं लगती थी। वो लोगों से जुड़ना चाहता था, उनकी तरह जीना चाहता था। होकागे की इजाजत से उसे बाहर जाने दिया गया। गांव का प्यारा बच्चा नारुतो जब सड़कों पर निकलता, लोग उसे चॉकलेट्स देते, फूल देते, खिलौने देते। वो जिस किसी के पास से गुजरता, सब मुस्कुराकर सिर हिलाते। शुरू में ये थोड़ा अजीब लगता था, कभी कभी इरिटेट भी करता था, लेकिन नारुतो ने इसे अपनाना सीख लिया।
दिया, क्योंकि इसी तरह वो लोगों की जिंदगी को समझ पा रहा था। स्कूल में कभी कभी उसकी अजीब आंखों की वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन नारुतो बहुत धैर्यवान था। वो खुद हंसकर कह देता, हाँ मेरी आंखें सच में अजीब हैं। और यही वो पल था जब उसकी मुलाकात हिनाता से हुई। हिनाता को भी उसकी आंखों की वजह से तंग किया जा रहा था। नारुतो आगे आया और अपनी उससे भी ज्यादा अजीब आंखें दिखा दी, इतना कि सब हिनाता को भूल ही गए और नारुतो का मजाक उड़ाने लगे। नारुतो भी उनके साथ हंस पड़ा। हिनाता उसे हैरानी से देखती रही। उसकी आंखें डरावनी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी गर्माहट थी, कुछ बहुत गहरा। नारुतो ने उसकी तरफ देखकर कहा, उन्हें वियर्ड और यूनिक का फर्क नहीं पता। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, बस अलग हैं जैसे मेरी। हिनाता कुछ कह नहीं पाई, बस हल्की सी मुस्कुरा दी। यही इस जन्म में सेज की पहली दोस्ती थी। स्कूल में सबसे आगे, स्कूल में नारुतो हर चीज में बेहतरीन था। उसकी सीखने की क्षमता उसकी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी से जुड़ी थी। वो क्लास के टॉप स्टूडेंट्स में था। बस एक ही समस्या थी, वो अक्सर निंजुत्सु को निंशु या निंशुत्सु कह देता था। टीचर से बार बार पूछता, सर वो निंशु फिर से दिखाइए। लोग उसका मजाक उड़ाते, इतना स्मार्ट बच्चा बीच का जे कैसे भूल जाता है। लेकिन नारुतो की यही आदत, खुद पर हंस लेना और किसी बात को दिल पर न लेना, धीरे धीरे उसके बुलीज को थका देती है। उन्हें समझ आ जाता है कि इस लड़के को परेशान करके कोई मजा नहीं आने वाला, और जो बच्चे पहले उसके बारे में दुविधा में रहते थे वो भी धीरे धीरे उसके दोस्त बनने लगते हैं। लेकिन क्लास में एक लड़का ऐसा था जिसे नारुतो से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोने में चुपचाप बैठा सस्के उचिहा। नारुतो उसे बार बार हेलो कहना चाहता था, लेकिन सस्के हमेशा नजरें चुरा लेता। नारुतो को उससे एक अजीब सी दूरी महसूस होती थी, जैसे उसके भीतर कहीं गहरी नाराजगी हो। वो समझ नहीं पाता था कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसने इसे स्वीकार कर लिया। कुरामा से पहली मुलाकात इसी दौरान अपने अवचेतन मन में कुरामा से भी होती है। शुरुआत में कुरामा हमेशा की तरह गुस्से और नफरत से भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे नारुतो उससे मिलने आता रहा, नाइन टेल्स के भीतर कुछ बदलने लगा। वो इसे समझा नहीं सकता था, लेकिन नारुतो उसे सेज ऑफ सिक्स पाथ्स की याद दिलाता था। किसी इंस्टिंक्ट की तरह कुरामा नारुतो का सम्मान करने लगा, और ग्रेजुएशन और टीम 7 ग्रेजुएशन के बाद नारुतो को टीम 7 में रखा जाता है। काकाशी उनसे उनके सपनों के बारे में पूछता है। सकुरा और सस्के के सपने लगभग वही रहते हैं, लेकिन नारुतो का जवाब सबको चौंका देता है। वो कहता है, मुझे लोगों को खुश देखना अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुस्कुराते हैं, और बुरा लगता है जब वो रोते हैं। मैं रोने से नफरत करता हूँ, लेकिन समझता हूँ कि कभी कभी रोना जरूरी भी होता है। मेरा सपना है हर किसी से सच्चा रिश्ता बनाना। काकाशी ये सुनकर चुप हो जाता है। उसे ये सपना निंजा दुनिया के लिए बहुत पवित्र लगता है। उसी पल काकाशी समझ जाता है, नारुतो कभी ANBU का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी दया इस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा है। बेल टेस्ट शुरू होता है। नारुतो शुरुआत से ही अजीब एबिलिटीज दिखाने लगता है। वो हर हाल में बेल्स लेना चाहता है। इसी दौरान वो ऐसी जुट्सु दिखाता है जो काकाशी ने पहले कभी नहीं देखी, ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स। काकाशी उन्हें ज्यादा देर तक इवेड नहीं कर पाता। आखिरकार एक ऑर्ब आगे बढ़ता है और सीधे काकाशी से एक बेल छीन लेता है, लेकिन बेल वो वापस नारुतो के हाथ में आ जाती है। पूरे टेस्ट में शायद 8 मिनट भी नहीं लगे थे। काकाशी अब सोचने लगता है कि शायद ये टेस्ट लेना एक गलती थी। वो टेस्ट को सैल्वेज करने के लिए नारुतो से पूछता है, तुम एक्स्ट्रा बेल किसे दोगे? नारुतो बिना रुके दोनों को बेल दे देता है और कहता है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं एकेडमी वापस चला जाऊंगा, अगली टीम ज्वाइन कर लूंगा। काकाशी संतुष्ट हो जाता है। वैसे भी वो नारुतो को रोक नहीं सकता था। उसे यकीन हो जाता है नारुतो की निस्वार्थता उसे इस टीम का परफेक्ट सदस्य बनाएगी। जेनिन लाइफ और असली खुशी। इसके बाद टीम 7 की डेली ड्यूटीज शुरू होती हैं। ज्यादा एक्शन नहीं, बस छोटे मोटे काम गांव के लिए। लेकिन मेन टाइमलाइन से अलग नारुतो को ये जिंदगी बेहद पसंद आती है। ये उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने का मौका देती है। वो लोगों की मदद करता है, उन्हें खुश करता है। आमतौर पर शिनोबी को इन कामों के पैसे मिलते हैं, लेकिन नारुतो एक पैसा भी नहीं लेता। वो कहता है, ये हिस्सा गांव के लिए दे दो या किसी जरूरतमंद के लिए। नारुतो होकागे के साथ रहता है। उसके पास खाना है, घर है, कपड़े हैं, दोस्त हैं और सेहत है। उसके लिए यही काफी है। ये सोच इस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा दयालु थी। सकुरा की नजर से नारुतो, यहाँ तक कि साकुरा भी नारुतो पर फिदा होने लगती है। उसकी नजर में वो दुनिया का सबसे हैंडसम और सबसे अच्छा लड़का है। वो खुद को किस्मत वाली समझती है। काकाशी नारुतो को परखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि ये मासूम लड़का कठिन हालात में कितना आगे जा सकता है। इसीलिए वो लैंड ऑफ वेव्स मिशन एक्सेप्ट करता है। मिशन शुरू होता है। नारुतो हमेशा की तरह खुश और उत्साहित रहता है। तभी अचानक डीमन ब्रदर्स छाया से बाहर कूद पड़ते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो किससे भिड़ रहे हैं। नारुतो बस अपना हाथ उठाता है और अगले ही पल दोनों डीमन ब्रदर्स हवा में उड़ते हुए सीधे पेड़ से टकराते हैं। नारुतो फिर शांति से एक चाकरा चेन निकालता है, दोनों डीमन ब्रदर्स को बांध देता है और ऐसे आगे बढ़ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जाबुजा वर्सेस काकाशी। जब आगे जाकर जाबुजा से सामना होता है और काकाशी वाटर प्रिजन में फंस जाता है, तो नारुतो पहली बार रुककर सोचता है, इस बार वो केयरलेस नहीं हो सकता। अगर जरा सी भी गलती हुई तो काकाशी को नुकसान हो सकता है। नारुतो अपने ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स निकालता है। जाबुजा उन पर वार करता है, लेकिन हैरानी की बात ये
होती है उनका ब्लेड या तो ऑर्बी में अटक जाता है या फिर ऐसे उछल जाता है जैसे टिमारी की फैन से टकराया हो। लेकिन नारुतो का मकसद ज़बूज़ा को मारना नहीं था, ये सब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था। एक अकेला ऑर्ब वाटर प्रिजन को छूता है और जादू खत्म। पानी जमीन पर गिर जाता है और काकाशी फिर से खड़ा होकर कमांड संभाल लेता है। सस्के का ईगो टूटना शुरू। इस पूरे सीन में सस्के को एहसास होता है वो बिल्कुल बेकार है, सकूरा की तरह। ये फीलिंग उसके अंदर और गहरी चुप जाती है। ज़बूज़ा और हाकू भागने में कामयाब हो जाते हैं। ट्री वॉकिंग ट्रेनिंग टीम साथ ताजुना के घर पहुंचती है। काकाशी चाकरा कंट्रोल की ट्रेनिंग शुरू करता है, पेड़ पर चलने की। नारुतो बस कहता है अरे ये वाला, और अगले ही पल पेड़ के सबसे ऊपर उल्टा खड़ा होता है। काकाशी अब सोचने लगता है आखिर इस टीम को सिखा कौन रहा है। नारुतो थोड़ा शो ऑफ कर रहा था, वो ताकतवर था और उसे पता था उसका इरादा बुरा नहीं था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि हर बार परफेक्ट होना दूसरों के दिल को कितना चोट पहुंचा सकता है, खासकर सस्के को। सस्के के अंदर जलती आग। सस्के को पहले दिन से ही नारुतो पसंद नहीं था। नारुतो जब भी निंजुत्सु को निंजू कह देता, सस्के अंदर ही अंदर क्रिंज करता। और अब नारुतो हर चीज में बेहद आगे था। ब्रिज बैटल, हाकू का अंत। आखिरकार ब्रिज पर फिर से ज़बूज़ा और हाकू आते हैं। हाकू डिमोनिक मिररिंग आइस क्रिस्टल्स यूज करने वाला होता है, लेकिन नारुतो खुद और सस्के को ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स के एक विशाल डोम में ढक लेता है। फिर उस डोम को एक्सपैंड करता है और हाकू के सारे मिरर्स एक साथ नलिफाई हो जाते हैं। नारुतो चाकरा चेन से ज़बूज़ा और हाकू दोनों को पकड़ लेता है। फिर स्पेस टाइम जुत्सु से त्सुनामी और इनारी को गाटो के आदमियों से छुड़ा लेता है। आखिर में एक हल्का सा शिनरा टेंसी और सारे दुश्मन ब्रिज से नीचे उड़ जाते हैं। वापस आकर ब्रिज का नाम रखा जाता है ग्रेट सेजेस ब्रिज। असल में लोग ग्रेट नारुतो ब्रिज रखना चाहते थे, लेकिन नारुतो ने मना कर दिया। वो दिखावे में भले ही थोड़ा शो ऑफ करे, लेकिन दिल से वो बहुत हम्बल था। चुनिन एग्जाम्स विलेज लौटते ही चुनिन एग्जाम्स अनाउंस होते हैं। टीम साथ सीधे क्वालिफाई करती है। काकाशी अब साफ समझ चुका था नारुतो पूरी टीम को कैरी करने वाला है, और वो कितना सही था ये आगे दिखने वाला था। रिटन टेस्ट, नारुतो खुद को रोकता है। पहला टेस्ट होता है रिटन एग्जाम, और यहाँ नारुतो जानबूझकर खुद को नर्व करता है। वो चीट नहीं करना चाहता। उसके पास रेनिगन है, लेकिन वो उसे यूज नहीं करता। इस वजह से वो लगभग फेल हो जाता है। लेकिन आखिरी सवाल आता है, अगर ये गलत हुआ तो तुम कभी चुनिन नहीं बन पाओगे। नारुतो बिना डरे क्वेश्चन एक्सेप्ट करता है। वो जानता था अगर फेल हुआ भी तो वो गांव में रहकर लोगों की मदद करता रहेगा। उसका सपना ट्रेडिशनल शिनोबी बनना नहीं था। उसका सपना था दुनिया घूमना, नए लोगों से मिलना और उन लोगों की रक्षा करना जो खुद को बचा नहीं सके। इसी वजह से नारुतो पास कर जाता है। सबके लिए ये एक सरप्राइज था, लेकिन एक बेहद अच्छा सरप्राइज। अब कहानी पहुंचती है फॉरेस्ट ऑफ डेथ में। यहाँ नियम साफ हैं, अपना हेवन स्क्रोल बचाना है और किसी दूसरी टीम से अर्थ स्क्रोल लेना है, फिर फॉरेस्ट के बीच बने कॉलिसियम तक पहुंचना है। नारुतो को ये बात अच्छी नहीं लगती। उसका दिल कहता है इसका मतलब है किसी और का चुनिन बनने का सपना छीन लेना। लेकिन फिर वो खुद को समझाता है अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो अपने ही टीम का हक छीन लेगा। और सबसे आखिरी बात, अगर कोई टीम अपने स्क्रोल की रक्षा भी नहीं कर सकती तो शायद अभी वो चुनिन बनने के लिए तैयार ही नहीं है। नारुतो फॉरेस्ट में घुसते ही जो होता है वो किसी ने नहीं सोचा था। एक नहीं, दो हमले एक साथ। एक तरफ ओरोचिमारू और दूसरी तरफ टीम दोसु। लेकिन इस बार ओरोचिमारू का निशाना सस्के नहीं था, उसका निशाना था नारुतो। वो छुपाता भी नहीं है कि उसे नारुतो का शरीर चाहिए। सकूरा और सस्के डर से जड़ हो जाते हैं, हिल भी नहीं पाते, और पहली बार नारुतो भी डरता है। लेकिन वजह ताकत नहीं थी, वजह थी ओरोचिमारू के दिल में भरा शुद्ध नफरत और पागलपन, मारने की चाह, सब कुछ तबाह करने की चाह। नारुतो ने ऐसा अंधेरा पहले कभी महसूस नहीं किया था। नारुतो खुद से कहता है मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मेरे दोस्त सुरक्षित रहेंगे। वो एक साथ ओरोचिमारू और टीम दोसु दोनों से लड़ने का फैसला करता है। ओरोचिमारू को रोकने के लिए नारुतो एनिमल पैथ से एक विशाल सेंटीपेड समन करता है। ये सेंटीपेड ओरोचिमारू और उसके सांपों को ब्लॉक कर देता है। इसी बीच नारुतो दो शैडो क्लोन बनाता है और टीम दोसु पर टूट पड़ता है। अब ओरोचिमारू कुछ समय के लिए रुक चुका है। सस्के और सकूरा फिर से हिलने लगते हैं। सस्के खुद को संभालता है और लड़ाई में कूद पड़ता है। सकूरा पीछे से सपोर्ट देती है, लेकिन तभी मंडा उस सेंटीपीड से उलझ जाता है और ओरोचिमारू उसके ऊपर से छलांग लगाकर सीधे सकूरा की तरफ बढ़ता है। इसी पल सस्के बिना सोचे बीच में कूद जाता है और हमला खुद पर ले लेता है। वो बुरी तरह घायल हो जाता है। नारुतो चीख उठता है। वो टीम दोसु की तरफ देखता है और अपने सारे क्लोन्स वापस बुला लेता है। एक हल्का सा शिनरा टेंसी और टीम दोसु पीछे उछल जाती है। फिर नारुतो सास्के की हालत, सस्के जमीन पर गिर चुका था, खून बह रहा था, रंग उड़ चुका था, उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। सकूरा रोते हुए उसका नाम पुकार रही थी। नारुतो झुकता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो अपना हाथ सस्के के जख्म पर रखता है और यिन यांग रिलीज से इलाज शुरू करता है। सस्के की जान बच जाती है, लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो कुछ बदल चुका होता है। उसकी आंखों में अब रिनिगन था। नारुतो हैरान रह जाता है, ये उसने सोचा नहीं था। सस्के भी हैरान था, लेकिन वो ताकत को महसूस कर सकता था। उसके दिमाग में एक सवाल आता है, क्या नारुतो हर समय ऐसा महसूस करता है? नारुतो समझने लगता है शरिंगन और रिनिगन के बीच कोई गहरा रिश्ता है और वो सोचने
लगता है अगर ऐसा है तो इसकी सीमा कहाँ तक है। अर्थ स्क्रोल इजी मोड। अब टीम 7 में 2 रिनेगन यूजर्स थे। स्क्रोल पाना अब मुश्किल नहीं रहा। वो फॉरेस्ट के बीच बने कोलिसियम तक पहुंच जाते हैं। स्क्रोल खोलते ही सबकी नजर सस्के पर टिक जाती है। 6 पाथ्स चाक्रा रिनेगन। पूरा एग्जाम हॉल गूंज उठता है। नारुतो का मजाकिया मोमेंट। नारुतो मुस्कुराता है। ओ काकाशी सेंसे जरा इधर आइए, आपके लिए एक गिफ्ट है। और जैसे ही नारुतो काकाशी को ढूंढता है कर धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है। वो अपने 6 पाथ्स चक्रा का एक हिस्सा काकाशी को देता है और ठीक वैसे ही जैसे उसने सास्के के साथ किया था। काकाशी का शेरिंगन इवॉल्व होकर रिनेगन बन जाता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात, कहानी में पहले से ही इशारा दिया गया है कि काकाशी और ओबिटो के शेरिंगन आपस में जुड़े हुए थे। ओबिटो दूर रहते हुए भी काकाशी की आंखों से देख सकता था और ओबिटो की भावनाओं की वजह से ही दोनों का मंगेक्यू शेरिंगन जागा था। तो अब जरा सोचो, दुनिया के किसी कोने में ओबिटो डेदारा के पीछे उछल कूद कर रहा होगा, सेनपाई नोटिस मी बोल रहा होगा और अचानक धड़ाम रिनेगन। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। एग्जीबिशन मैचेस शुरू होते हैं और सच कहें तो कोई मुकाबला ही नहीं था। सस्के सबको रौंद देता है, नारुतो सबको रौंद देता है। बात करने लायक कुछ बचता ही नहीं। हाँ, साकुरा नहीं जीतती। अब जेनिन को 1 महीना ट्रेनिंग का ब्रेक मिलता है। नारुतो एबिसु के साथ ट्रेन कर रहा होता है जब दोनों पहुंचते हैं लेडीज बाथ हाउस के पास। नारुतो भले ही गॉड लेवल पावर रखता हो लेकिन क्यूरियोसिटी अभी भी वही है। एबिसु शॉक्ड दोनों को झांकते देख उसे डांटने लगता है। नारुतो शांति से बोलता है, मानव शरीर सुंदर होता है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। ये सुनकर एबिसु और चिढ़ जाता है, हालांकि उसकी आंखें भी अंदर झांकना चाहती थीं। नारुतो और जिराया हंसते हैं और एबिसु को अंदर धक्का दे देते हैं। अगले ही पल औरतों की चीखें और एबिसु की पिटाई। जिराया जोर से हंसता है, मुझे ये बच्चा पसंद है, बिल्कुल मेरी तरह है। फिर उसकी नजर नारुतो की आंखों पर पड़ती है। रिनेगन। वो चौंक जाता है। नारुतो कहता है, मैं इन आंखों के साथ ही पैदा हुआ था। जिराया को याद आता है नगातो, जिसके पास भी यही आंखें थीं। जिराया समझ जाता है ये कोई साधारण बात नहीं है। कहते हैं रिनेगन वाला या तो सृष्टि का देवता बनता है या विनाश का, और इतने सारे रिनेगन एक साथ प्रकट होना दुनिया के लिए अच्छा संकेत नहीं था। जिराया नारुतो से पूछता है, क्या तुमने अपने बिजू को मास्टर कर लिया? नारुतो जवाब देता है, किसी जीव को मास्टर कैसे किया जा सकता है, और अगर किया भी जा सके तो क्या वो सही होगा? ये सुनकर जिराया अंदर तक हिल जाता है। उसे एहसास होता है नारुतो उससे कहीं ज्यादा आगे सोचता है। जिराया स्टंड। जिराया पूछता है, टोड समन कर सकते हो? नारुतो गिनाने लगता है, डॉग, बर्ड, कैमिलियन, पैंडा, ऑक्स, राइनो, क्रैब, सेंटीपीड, लेकिन टोड नहीं। जिराया स्टंड। फिर वो रसिंगन दिखाता है। नारुतो देखता है, हाई स्पीड चाक्रा रोटेशन शेप मैनिपुलेशन, परफेक्ट स्फीयर। और वहीं नारुतो फ्लाइंग थंडर गॉड मिनाटो नो जुत्सु दोबारा खोज लेता है। जिराया हार मान लेता है। चलो पॉप्सिकल खाते हैं और गर्ली मैगजीन्स पढ़ते हैं। नारुतो खुशी खुशी मान जाता है। पूरा महीना बस यही चलता है। फाइनल फाइट्स नारुतो वर्सेस नेजी। 1 महीना खत्म। सब वापस कोलिसियम में। नारुतो का सामना होता है नेजी से और ऑनेस्टली नेजी के पास कोई चांस नहीं था और जैसा सोचा था नेजी हार जाता है। अब बात आती है गारा बनाम सस्के की। सस्के इस समय काकाशी के साथ काफी ट्रेनिंग कर चुका है। वो अपने रिनेगन की एबिलिटीज, खास तौर पर एमिनो तेजिकारा को अच्छे से समझ चुका है। इस फाइट में सस्के के पास कई रास्ते थे। वो 6 पाथ्स ऑनिक्स चिदोरी से गारा की रेत को चीर सकता था या फिर अमिनो तेजिकारा से गारा की जगह उसकी रेत से बदलकर सीधा उसे कुचल सकता था। किसी भी हालत में अब सस्के गारा से कहीं आगे निकल चुका था। ओरोचिमारू का क्या? अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ओरोचिमारू कुछ करने की कोशिश करेगा या फिर वो चुपचाप कजेकेज बना बैठा रहेगा और मौका मिलते ही भाग जाएगा? कहानी के लिए मान लेते हैं कि वो अटैक करता है और होकागे को मारना चाहता है, लेकिन ये प्लान चलने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि काकाशी होकागे के लिए मर भी सकता था। अब सोचो, काकाशी स्पेस टाइम निंजुत्सु से सीधे बैरियर के अंदर न घुस जाए। ओरोचिमारू वहीं ढेर हो जाता है। होकागे जिंदा रहते हैं। गारा और शुकाकू नारुतो और सस्के गारा के पीछे जाते हैं। गारा को तुरंत समझ आ जाता है कि वो इस लेवल पर नहीं है। वो खुद को सुला देता है और शुकाकू को जगा देता है, लेकिन जैसे ही शुकाकू की नजर नारुतो पर पड़ती है वो तुरंत समझ जाता है ये कोई आम इंसान नहीं है, ये है हागोरोमो का रीइंकार्नेशन। टेल्ड बीस्ट्स इतने पुराने हैं और इतने सेंसिटिव हैं कि वो रीइंकार्नेशंस पहचान सकते हैं। कुरामा ने भी सस्के को देखकर मदारा का रीइंकार्नेशन पहचाना था, तो शुकाकू बस इतना कहेगा, ओह अरे सेजी तुम यहाँ, सब ठीक है। लड़ाई वहीं खत्म। वैसे भी शुकाकू सबसे कमजोर बिजू है। टाइमलाइन पूरी तरह बदल जाती है। अब इसके बाद जुनाडे को ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि होकागे जिंदा है। सस्के कभी विलेज नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पावर की तलाश नहीं। नारुतो को कोई ट्रेनिंग आर्क नहीं चाहिए, क्योंकि 6 पाथ्स सेज मोड में सेज मोड ऑलरेडी शामिल है सस्के को। हाँ, सेज मोड सीखने से फायदा हो सकता है, क्योंकि रिनेगन खुद सेज मोड नहीं सिखाता। मडारा को भी हशिरामा से सेज चक्रा चुराना पड़ा था, तो सस्के जिराया के साथ ट्रेन करेगा, लेकिन ये ट्रेनिंग ज्यादा लंबी नहीं होगी। अगर मडारा को देखकर अंदाजा लगाए तो सस्के 2 हफ्तों में बैलेंस सीख लेगा। इस दौरान वो रसिंगन भी सीख सकता है। सस्के का अगला कदम अब सस्के खुद को काफी पावरफुल मानने लगता है, और यहाँ मैं साफ देख सकता हूँ वो विलेज
स्टेज छोड़कर इटाची के पीछे जाएगा। लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं है, वो अकेला नहीं है, वो एंड गेम लेवल पर है। और एक और जरूरी बात, जब हगोरोमो का रिनेगन जागा था उसी समय उसका मंगेक्यू शेरिंगन भी जागा था। तो लॉजिकली सस्के के पास भी अब मंगेक्यू होना चाहिए और सिक्स पाथ्स चक्रा की वजह से शायद वो सीधे इटर्नल मंगेक्यू में इवॉल्व हो जाए। सिक्स पाथ्स चक्रा की एक खास बात ये है कि वो आंखों को खुद ब खुद अपग्रेड कर देता है। और मान लो अगर मंगेक्यू इटर्नल फॉर्म में कन्वर्ट भी ना हो तो भी रिकुडो सेंजुत्सु की रिजेनरेशन हाशिरामा सेल से कहीं ज्यादा खतरनाक है। यही रिजेनरेशन ओबिटो जैसे कमुई स्पैमर को अंधा होने से बचा सकती थी। इसका मतलब साफ है, सस्के इस वक्त पूरी तरह हैक्ड आउट है और अब उसका अगला टारगेट सिर्फ एक है, इटाची उचिहा सस्के वर्सेस इटाची अर्ली टाइमलाइन। अब क्रेडिट देना पड़ेगा इटाची को क्योंकि ये फाइट ओरिजिनल टाइमलाइन से काफी पहले हो रही है। इस वक्त इटाची उतना बीमार नहीं है, उसकी स्टेमिना बेहतर है और उसका सुसानु पूरी ताकत में है, उसके पास है याटा मिरर जो लगभग ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स जैसा है और इनकमिंग जुत्सु को नलिफाई कर सकता है। लेकिन यही एक बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स की तरह याटा मिरर की भी एक वीकनेस है, सेंजुत्सु, इलेवन सेज एनर्जी और सस्के के पास तो सिक्स पाथ्स सेज चक्रा है। उसका सिक्स पाथ्स ऑनिक्स चिडोरी इतना पावरफुल है कि वो याटा मिरर को भी पियर्स कर सकता है। इटाची को ये उम्मीद नहीं होगी और यही उसकी गलती बनती है। इटाची की मौत इस फाइट में जीत इतनी वन साइडेड होती है कि सस्के को शक तक नहीं होता कि इटाची जानबूझकर हारा हो। अब सवाल उठता है, क्या ओबिटो सच बताएगा? बहुत ज्यादा मुमकिन है क्योंकि ओबिटो चाहता है कि सस्के विलेज से नफरत करे, कोनोहा कमजोर पड़े और क्यास फैले। मैं ओबिटो को इमेजिन कर सकता हूँ, नारुतो के पास रिनेगैन, नगाटो के पास रिनेगैन, सस्के के पास रिनेगैन, काकाशी के पास रिनेगैन और मेरे पास भी रिनेगैन। लगता है जैसे रिनेगैन क्लियरेंस सेल चल रही हो। तो हाँ, ओबिटो सस्के को इटाची की सच्चाई बता देता है। अब सस्के वापस आता है रिवेंज लेने। उसका मकसद है हिरुजेन कोनोहा के दो एल्डर्स डेंजो हिरुजेन और एल्डर्स को मारना आसान है, डेंजो थोड़ा मुश्किल है, ढेर सारे शरिंगन इजानागी के डू ओवर्स, लेकिन सिक्स पाथ्स सस्के के सामने वो भी नहीं टिकता। सस्के यहीं रुक जाता है। महत्वपूर्ण बात, इस स्टेज पर सस्के दुनिया सुधारना नहीं चाहता। हाशिरामा से मिलने से पहले वो सिर्फ बदला चाहता था और बदला पूरा होते ही वो रुक सकता है। अब सवाल, क्या अगला होकागे माफ करेगा? संभावना है, खास तौर पर अगर काकाशी बीच में बोले। एक कॉम्प्रोमाइज निकल सकता है, सस्के के शिनोबी टाइटल्स छीन लिए जाए लेकिन उसे विलेज में रहने दिया जाए। लेकिन यही वो समय है जिसका पेन इंतजार कर रहा था। सुनाडे के ऑफिशियली होकागे बनने से पहले पेन कोनोहा पर हमला करता है नारुतो से टेल्ड बीस्ट लेने के लिए, लेकिन इस बार उसके सामने है सिक्स पाथ्स सेज मोड, नारुतो कमुई प्लस रिनेगन काकाशी। सिक्स पाथ्स ससुके शायद जिराया पेन की एक बड़ी लिमिटेशन है, उसके पास सिर्फ 6 पाथ्स हैं, लेकिन यहाँ नारुतो के पास अपने 6 पाथ्स, ससुके के पास अपने 6 पाथ्स, काकाशी के पास भी अपने 6 पाथ्स हैं। 6 पाथ्स और हर एक पेन के बॉडी से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। रिजल्ट, पेन का प्लान तो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती क्योंकि इस दौरान ओबिटो ने अकात्सुकी को ऑलरेडी मूव कर दिया होता है। अकात्सुकी अब 2-2 की टीम्स में बढ़ जाती है, अलग अलग देशों में जाकर टेल्ड बीस्ट कलेक्ट करने लगती है। उनका तरीका सिंपल है, हिट फास्ट, हिट हार्ड, डिसअपीयर। कई नेशंस पूरी तरह रेडी नहीं होते, इसलिए कई टेल्ड बीस्ट या तो पूरी तरह या कम से कम पार्शियल चाकरा के रूप में अकात्सुकी के हाथ लग जाते हैं। सिर्फ एक जगह है जहां अकात्सुकी जाने की हिम्मत नहीं करती, कोनोहा, क्योंकि वहां नारुतो सिक्स पाथ्स प्लस रिनेगन। लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि अकात्सुकी को एक अनएक्सपेक्टेड एलाई मिल जाता है, कबूतो याकुशी, और कबूतो के पास है गोल्ड एंड सिल्वर ब्रदर्स के बॉडीज। और इसका मतलब 10 टेल्स रिवाइव करने के लिए मटेरियल रेडी। 10 टेल्स को समन करता है और वर्ल्ड अभी केओस में ही होता है, तभी वो इन्फिनिट त्सुकियोमी कास्ट कर देता है। पूरी दुनिया एक झटके में स्लीप मोड में चली जाती है, लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं, नारुतो, सस्के, काकाशी। लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलता क्योंकि कगुया टेक्स ओवर कबूतो का शरीर और काकाशी सीधे उसके डायमेंशन में पहुंचते हैं और यही उन्हें समझ आता है ये फाइट इजी नहीं होने वाली। लेकिन एक बात साफ है, इस टाइमलाइन में ये तीनों ओरिजिनल कैनन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। क्यों? सस्के के पास अब सेज मोड भी है, नारुतो के पास रिनेगन प्लस 6 पाथ्स, काकाशी के पास रिनेगन प्लस कमुई मास्टरी। और हम जानते हैं रिनेगन सिर्फ एबिलिटीज नहीं देता, वो पैसिव चक्रा बूस्ट भी देता है। युराशिकी का एग्जांपल इसका प्रूफ है, उसने खुद अपनी रिनेगन खाली थी पावर बूस्ट के लिए। इसका मतलब ये तीनों रिएक्शन स्पीड, स्टेमिना, चक्रा हर चीज में टॉप टियर हैं, इसलिए ऑल किलिंग ऐश बोन्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनती। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, नॉर्मली लोग सोचेंगे नारुतो और सस्के टच करेंगे और कगुया सील हो जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता क्योंकि इस टाइमलाइन में नारुतो खुद हगोरोमो का रीइंकार्नेशन है और इसका मतलब 6 पाथ्स चिबाकू टेंसी वो खुद यूज नहीं कर सकता, उसके पास ये पावर है। सस्के, काकाशी तो प्लान ये बनता है, नारुतो डिस्ट्रैक्शन देता है। कगुया एक्सपेक्ट कर रही थी कि नारुतो सील करेगा, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी। उसका ग्रैंड सन्स रीइंकार्नेशन और एक रैंडम शिनोबी काकाशी उस पर सील लगा देंगे। कगुया की पावर सील हो जाती है, टेल्ड बीस्ट फ्री हो जाते हैं, इन्फिनिट त्सुकियोमी टूट जाता है, दुनिया फिर से जाग जाती है, पीस रिटर्न्स। लेकिन फिर आता है टोनेरी ओत्सुत्सुकी हिनाटा को किडनैप करता है, अर्थ
अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की धमकी देता है। लेकिन इस टाइमलाइन में नारुतो खुद आता है और ये फाइट खास है। हगोरोमो का रीइंकार्नेशन वर्सेस हमूरा का रीइंकार्नेशन, एक तरह से वही कहानी दोहराई जाती है जो कभी कागुया ने फोर्स की थी। टोनेरी हारता है, हिनाता सेफ था। इसके बाद नारुतो और हिनाता की शादी, वर्ल्ड फाइनली स्टेबल लगने लगती है। ओत्सुत्सुकी इन्वेजन, नो चांस। अब सीधा बोलते हैं, मोमोशिकी किंशिकी, उराशिकी इशिकी सब डेड मीट हैं। क्यों? क्योंकि सामने हैं 3 रिनिगन यूजर्स, 6 पाथ्स पावर टेल्ड बीस्ट चक्रा, सेज मोड, परफेक्ट टीम वर्क। और अगर नारुतो को बरियॉन मोड भी यूज करना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं। यिन यंग रिलीज से कुरामा को रिवाइव किया जा सकता है या उसे मरने से रोका जा सकता है। इसलिए साफ शब्दों में कहूँ तो अगर नारुतो सच में हगोरोमो ओत्सुत्सुकी का रीइंकार्नेशन होता तो हीरोज के लिए जिंदगी काफी आसान हो जाती। अब सवाल तुमसे, तुम्हें क्या लगता है, क्या नारुतो को इतना ओवर पावर्ड बनाना सही था या फिर उसे धीरे धीरे ग्रो करना चाहिए था? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। और अगर तुम्हारे पास कोई नया वीडियो आइडिया है तो वो भी ड्रॉप कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो क्रंच एक्सप्लेन के और भी वीडियोस जरूर देखना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में।